तो एंजाइटी और अराउजल के बारे में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया कि होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो ये समझाती हैं। हम बेसिकली सबसे पहले थ्योरी किसकी बात करेंगे, अराउजल की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और उन्हीं थ्योरी के साथ साथ हम एंजाइटी को भी साथ में लेते हुए चलेंगे। कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो अराउजल को डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं कि किस समय अराउजल अगर हाई रहेगा तो परफॉर्मेंस आप अच्छा करेंगे, और किस समय अगर अराउजल हाई रहेगा तो परफॉर्मेंस आप खराब करेंगे। तो जैसे जैसे थ्योरीज आगे बढ़ती जाएंगी हम ये समझते जाएंगे कि अगर अराउजल आ रहा है तो उससे परफॉर्मेंस अच्छा क्यों हो रहा है, और अगर अराउजल ज्यादा आ रहा है तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट कैसे हो जा रहा है। तो इसी थ्योरी को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आज जो हम थ्योरी देखेंगे वो देखेंगे लीनियर थ्योरी ऑफ अराउजल। लीनियर थ्योरी ऑफ अराउजल, लीनियर थ्योरी ऑफ अराउजल जो थी वो किसने दी थी, वो दी थी क्लार्क हल ने। क्लार्क हल ने कब, 1943 के आसपास। 1943 के आसपास क्लार्क हल की जो थ्योरी थी अराउजल थ्योरी, ठीक है, उसी का लीनियर थ्योरी थी। एक्चुअली लीनियर थ्योरी ऑफ अराउजल क्लार्क हल की थी। तो बेसिकली क्लार्क हल की जो एक्चुअल में जो थ्योरी थी 1943 में वो मोटिवेशन पे बेस्ड थी, मोटिवेशनल थ्योरी पे बेस्ड थी। बट उसी का इस्तेमाल करते हुए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में अराउजल का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है, अगर आपको किसी चीज का मोटिवेशन मिलेगा तो आप क्या होंगे, आप अराउज तो होंगे, अराउज होंगे, आपके अंदर अराउजल आएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे इसी का जो थ्योरी था उसका बेस बनाते हुए हमने देखा कि लीनियर थ्योरी कार्ल क्लार्क हल की किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, स्पेंस करके एक व्यक्ति हुए जिन्होंने 1963 के आसपास, 1966 के आसपास इस थ्योरी को और अच्छी तरीके से समझा और बताया कि जो थ्योरी है क्लार्क हल की वो किस तरह से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर इस थ्योरी का किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अराउजल थ्योरी का, मतलब क्लार्क हल की थ्योरी का। तो क्लार्क हल की जो थ्योरी थी लीनियर थ्योरी, उसको एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया और बोला गया एक तरफ एक्स एक्सिस में यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट में जो रखा गया वो था आपका अराउजल, और वाई कोऑर्डिनेट में रखा गया परफॉर्मेंस। यहाँ पे लो वैल्यू, यहाँ पे हाई वैल्यू, यहाँ पे हाई वैल्यू, ये लो है। तो देखो इस ग्राफ के थ्रू समझ में आएगा, ये थ्योरी ये कहती थी कि जैसे जैसे एथलीट कोई प्लेयर अराउज होता जाएगा वैसे वैसे उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता चला जाएगा। इस थ्योरी के हिसाब से, इस ग्राफ के हिसाब से तो यही समझ में आता है। कुछ इसके वेरिएबल है, उस वेरिएबल के आधार पे ये ग्राफ बनता है। जैसे कि ये जो थ्योरी है ये एलीट जो प्लेयर होते हैं, जो एलीट प्लेयर होते हैं जो एडवांस प्लेयर होते हैं, बताता है कि जो एडवांस प्लेयर अराउज्ड होते हैं तो उनके अराउज होने से किस तरह से वो परफॉर्म अच्छा कर पा रहे हैं, उसको ये चीज क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं कुछ चीज यहां पे लिखता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, पी लिख दे रहा हूं। ध्यान से देखो, कुछ वेरिएबल है जैसे कि लर्न स्किल। लर्न स्किल यानी कि यानी कि कोई व्यक्ति जो बहुत हाईली स्किल्ड हो, टेक्निक्स में माहिर हो, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अच्छे स्किल परफॉर्म कर पाता हो, ऐसा व्यक्ति लर्न स्किल, पहला वेरिएबल, पहला फैक्टर। दूसरा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का मतलब क्या है,
लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो हाई है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो हाई है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यानी कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो हाई है। ठीक। और तीसरा वेरिएबल अपने आप अराउजल, अराउजल। ठीक। लर्न स्किल जो है, इसको एक और नाम से बोला गया, इसको बोला गया डोमिनेंट रिस्पॉन्स के नाम से, डोमिनेंट रेस्पॉन्स के नाम से, रेस्पॉन्स। डोमिनेंट रेस्पॉन्स क्या है? डोमिनेंट रेस्पॉन्स का सिंपल मतलब है कि किस तरीके से आप किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, सिंपल। तो लर्न स्किल्स को डोमिनेंट रिस्पॉन्स के तौर पे भी क्या किया गया, डिनोट किया गया, दिखाया गया। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब एक फॉर्मूला बनाते हैं, उस फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। ये आपका परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इक्वल्स टू लर्नड स्किल की जगह मैं यहां पे सिर्फ स्किल लिख रहा हूं, एल एस लिख देता हूं, एल एस मल्टीप्लाई बाय अराउजल, मल्टीप्लाई बाय अराउजल। एक फॉर्मूले के थ्रू इसको समझते हैं। इस तरह से मैंने इस चीज को, इस थ्योरी को समझा, बहुत इजी तरीका है इस तरह से समझने का। देखो, अगर आपका अराउजल हाई होगा और आपका लर्न स्किल्स लो होंगे, यानी कि आप कैसे हो सकते हो, लर्न स्किल किसका लो होता है, लर्न स्किल कम किसका होगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर स्किल कम होंगे? ऑब्वियस ही बात है, जो नया व्यक्ति होगा, जो नया एथलीट होगा। और नए के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, नोविस। नोविस जो शब्द होता है उसका मतलब होता है कोई नया व्यक्ति है ना, कोई नया व्यक्ति आया है, बिल्कुल नया है, फ्रेश। तो उस नए व्यक्ति में स्किल लेवल जो होगा वो लो ही होगा। जैसे जैसे वो आगे प्रैक्टिस करता जाएगा उसका स्किल लेवल हाई होगा। तो जिसके अंदर लर्न स्किल कम है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्किल कम है, जिसके अंदर टेक्निक्स की कमी है, स्किल की कमी है, और अगर उसका अराउजल हाई होगा तो परफॉर्मेंस जो होगा वो डाउन होगा। पहला, फर्स्ट, ऐसा व्यक्ति जिसके लर्न स्किल्स हाई होंगे, लर्न स्किल्स हाई होंगे और अराउजल लो होगा, अराउजल लो होगा, इस थ्योरी के हिसाब से उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन होगा, परफॉर्मेंस डाउन होगा। एक एग्जांपल ले लो, देखो तुम्हारे साथ कई तुम देखो, तुम खुद अपने आप को एग्जांपल में रखो या फिर किसी सामने वाले को लो। तुमने देखा होगा कि मान के चलो कोई व्यक्ति है, कोई एक अच्छा प्लेयर है, कोई एक अच्छे स्टैंडर्ड पे खेल रहा है और सीनियर लेवल पे खेल रहा है, और सीनियर लेवल का वो खिलाड़ी, वो वाई खिलाड़ी सीनियर लेवल का एक अंडर 16 की टीम से आके खेलना चालू करे, उनके साथ प्रैक्टिस करे, तो तुम देखोगे वो ज्यादा अपना एफर्ट नहीं मारता है ना, और हो सकता है वो उतना अच्छा भी ना खेले, वो उतना अच्छा भी ना खेले। क्यों? क्योंकि उसका जो अराउजल लेवल होता है वो कम होता है। किस वजह से? किस वजह से? किस वजह से? वो सिचुएशन ऐसी है, वहां पे कोई ऐसा कंडीशन ही नहीं है, ना ही वहां पे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो बहुत कैसी है, वो कम है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ही नहीं एक्चुअली में। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन की बात जो की गई थी यहाँ पे, वो यही की गई थी कि जितना डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, अराउजल उतना ज्यादा होगा इस थ्योरी के हिसाब से, और उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थ्योरी से हम इधर इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि कोई ऐसा खिलाड़ी जो हाई लेवल, हाई स्टैंडर्ड लेवल पे है, और एकदम से वो लो पे आके खेलने की कोशिश करेगा, तो तुम देखोगे वो अपना एफर्ट नहीं लगाएगा। और वो इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि वहां पे वो अराउज नहीं है। अराउज इसलिए नहीं है क्योंकि सिचुएशन उतना उसके हिसाब से नहीं है। सिचुएशन बहुत कैसी है, इजी सिचुएशन है, बहुत इजी है, और उसको उस इजी सिचुएशन में, उस हल्के सिचुएशन में खेलने में मजा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उसका एफर्ट, उसका परफॉर्मेंस भी डाउन होगा, एफर्ट नहीं मारेगा। तो इस तरीके से वो ये थ्योरी वो समझाती है। आ जाओ तीसरे फॉर्मूले, तीसरे वाले पे, तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या कहता है? जिसकी लर्न स्किल्स, जिसकी लर्न स्किल्स जो है वो भी हाई है, प्लस अराउजल भी हाई है, उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो भी हाई होगा, जो ये ग्राफ दिखा रहा है। अगर इसका अराउजल हाई है और लर्न स्किल्स भी हाई है तो परफॉर्मेंस भी हाई होगा। और इसीलिए मैंने बोला कि ये जो थ्योरी है वो एलीट प्लेयर को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती है, कि जो एक एलीट प्लेयर है, कोई एक एडवांस प्लेयर है, एक स्किल्ड प्लेयर है, चाहे वो हाई लेवल पे हो चाहे वो लो लेवल पे भी हो, अगर वो स्किल्ड है, उसके अंदर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसके अंदर टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, और उस कंडीशन में वो बहुत अराउज हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा अलर्ट है, बहुत अटेंटिव है,
तो उस कंडीशन में उसका परफॉर्मेंस जो होगा वो अच्छा होगा। ये थ्योरी इस तरीके से एक्सप्लेन करती है किस चीज को, अराउजल को। इस थ्योरी का मेरिट्स ये है, इस थ्योरी का फायदा ये है कि ये समझाती है कि क्यों एक बेहतर प्लेयर, एक ऐसा स्किल्ड प्लेयर जो है वो अराउजल वाले सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर पाता है। यानी कि मान के चलो स्टेडियम है, स्टेडियम के आसपास लोग बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं और वो यहाँ पे मैच खेल रहा है सेंटर में, सेंटर में कोई भी मैच खेल रहा है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एक्स वाई जेड जो भी है ना, चाहे खो खो ले लो, कबड्डी ले लो, कुछ भी ले लो। तो क्यों वो उतना बेहतरीन परफॉर्म कर पा रहा है, उसका रीजन ये बता रहा है कि जो आसपास की ऑडियंस है वो क्या क्रिएट कर रही है, वो अराउजल क्रिएट कर रही है उसके अंदर। क्योंकि ऑडियंस हुटिंग भी करेगी, ऑडियंस चिल्लाएगी भी, सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या है, उस चीज को एंजॉय कर रहा है और जिस वजह से परफॉर्म अच्छा कर पा रहा है। ये तो उसका मेरिट है। डीमेरिट ये बोलता है कि जब कोई एलिट भी जरूरत से ज्यादा अराउज हो जाए, जरूरत से ज्यादा अराउज हो जाता है, तो उसका परफॉर्मेंस जो डाउन हो जाता है। कोई होता है ना कि सिचुएशन ऐसी कॉम्प्लेक्स और होती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जाती है, डिफिकल्टी लेवल और बढ़ती जाती है, लोग हुटिंग करना चालू कर देते हैं, सिचुएशन आप ऐसी हो गई है कि आपके हाथ में बॉल नहीं आ रही है, आप पास करने जा रहे हो, गलत जगह जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी तो हम अराउज हो ही रहे हैं, उस कंडीशन में भी तो हम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा लेवल पे अराउज हैं। तो उस कंडीशन में क्यों हमारा परफॉर्मेंस डाउन चला जाता है, ये थ्योरी नहीं समझा पाता। इसीलिए इसके बाद एक नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरी आती है जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस बताती है कि अगर अराउजल जरूरत से ज्यादा हो जाए, ऑप्टिमम से ज्यादा हो जाए, तो वो क्रिएट करती है एंजाइटी और उसी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो खराब होता है, एक एलीट एथलीट का परफॉर्मेंस जो होता है वो खराब होता है। ये थ्योरी समझाती है और इस थ्योरी को हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।